बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ज़ौक़ का शेर तो बड़ा किसी और पैराए में है, लेकिन उसका एक मिसरा जो है मेरा ख़्याल है कि तकरीबन हर बंदा जो थोड़ा बहुत भी शुद्ध रखता है उर्दू की, तो इसके मुँह से आपने ज़रूर सुना होगा कि छुटती नहीं है मुँह से ये काफ़र लगी हुई। काफ़र से मुराद कि वो ममनुआ कोई ऐसी चीज़ है कि जो मुंह को लग जाए तो फिर उसे जान छुड़ानी मुश्किल होती है। मुझे आज ये किसी और पैराए में याद आ रहा है, और वो सिर्फ ये है कि ये जो सियासत की जो एक तलब है या एक उसका जो एक चस्का है उसके अंदर मुदाखलत का, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट तो खैर हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, असल तो है मफाज पाकिस्तान के जो चंद जर्नैल होते हैं, या चंद जर्नैल भी क्या, इमरान खान साहब सही कहते हैं कि फ़कत एक जर्नल जो कि स्याह और सफ़ेद का मालिक होता है और एक ही बंदा होता है जो सारे फैसले करता है। तो उस एक जर्नल के मुंह से जो सियासत के अंदर मुदाखलत की जो एक जो चस्का है, तो वो कहते हैं ना, इनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है कि छुटती नहीं है मुंह से ये काफ़र लगी हुई। अयूब खान से शुरू चस्का 1951 से लेकर आज तक चल रहा है। ये मेरा मौजू मेरा बड़ा दिलचस्प है, और ये जो है आजकल भी उसी तरीके से लागू है, बल्कि आजकल एक्शन में है, और जो नताइज निकलने हैं वो इससे कुछ मिलते जुलते इसकी मुताबिकत से मिलेंगे। जो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी एक तो वारदात हमें सबको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में उनका अमल दखल और उसके लिहाज से हुकूमतों को गिराना बनाना, ये पहले दिन से मैंने कहता हूँ कि एक वज़ीर आज़म जब से लियाकत अली ख़ान साहब को शहीद किया गया उसके बाद एक वज़ीर आज़म आप बता दें, शायद ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब भी अपने जो पार्टी की स्ट्रेंथ पे वज़ीर आज़म बनने लगे, उसके बाद कोई बंदा, उनके बाद बोगरा आए, बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली आए, फिर मेरा ख्याल में आई चौधरी गार आए, फिर इस तरह के सोरवर्दी साहब आए, फिर आई चौधरी गार आए, फिर फरोसा नून आए, ये 5-6 वज़ीर आज़म 3-4 साल के अंदर आए। तो उनसे लेके जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से लेके जुनेजो साहब से लेके बेनज़ीर नवाज़ शरीफ, उसके बाद जमाली मुशर्रफ साहब के वज़ीर आज़म जो पहले बने, और उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी, और फिर नवाज़ शरीफ, और फिर इमरान खान। एक बता दें कि जिनको बनाने में उनका अमल दखल ना हो और जिनको तोड़ने में उनका अमल दखल ना हो। हमेशा वो किसी न किसी लिहाज से उनका रोल रहा है, उनको वज़ीर आज़म बनाने में और वज़ीरात उज़्मा से माज़ूल करने में या उनको उतारने में। सारे उसके अंदर आर्मी चीफ हमारे हर दौर में मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन एक खसलत सब में कॉमन थी कि सियासत में पेनिट्रेशन। मेरा ये मौजू नहीं है, ये तो मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ और डिस्कस करता रहता हूँ। मेरा मौजू ये है कि जो सियासी जमातें हैं, यानी कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कायद आज़म के हाथों जो है परवान चढ़ी और जिसको पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नाम दिया गया, उस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर जो है उनकी पेनिट्रेशन, कि जब मोहम्मद अली बोगरा साहब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को हटाया तो मोहम्मद अली बोगरा साहब के साथ वो सारी कैबिनेट जो थी ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब की, वो बोगरा साहब के साथ हल्फ उठा रही थी और सारे उनको छोड़ के चले गए थे, यानी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे नाच रही थी। सियासतदान जो थे उनकी इतनी पेनिट्रेशन थी कि वो दूसरी सियासी जमात जो नई बनती थी या नई हुकूमत आती थी उसके अंदर भी उसी तरह मौजूद होते, या उसी सियासी जमात को वो उनके ज़रिए हैंडल किया करते थे। ये एक बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल जो है उससे दो चार है, क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त बड़े जो मुफक्कर दानश्वर हिस्टोरियन है वो उनको ब्लेम करते हैं और अक्सर कहते हैं कि यार कम से कम सियासतदानों को डट के खड़ा हो जाना चाहिए था। अगर जब वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन को माज़ूल कर रहे थे तो उनकी कैबिनेट भी साथ उनके खड़ी हो जाती, साथ सियासतदान खड़े हो जाते। मैं इसको और एंगल से देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं, उनकी कैबिनेट के अंदर कुछ लोगों को उन्होंने इतना इन्फ्लुएंस करके अपने हाथ में लिया होता है कि बज़ाहिर तो वो उस वज़ीर आज़म के पार्टी होती है, उसके बंदे होते हैं, लेकिन अमलन वो किसी और जगह रिपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन मैं एक बात कोई और कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो 4 बड़ी सियासी जमातें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कायद आज़म छोड़ के गए थे, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई, फिर उसके बाद
फिर एक नई मुस्लिम लीग बनी जो कि आजकल जिसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप। ये बनी तो इस 85 में, फिर इसके दो हिस्से हुए फंक्शनल, लेकिन इफेक्टिव पार्ट जो था वो इसी मुस्लिम लीग में रहा। और फिर पीपल्स पार्टी जो थी, जो भुट्टो साहब की, वो बेनज़ीर के पास है, लेकिन उसी पीपल्स पार्टी को ही कहना चाहिए। और चौथी जो थी वो तहरीक इंसाफ बनी। अब जो दिलचस्प बात है कि मैं एक वाक़या ऐड करता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है उनको 5 जुलाई 1977 को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, मुल्क में माशाअल्लाह किया। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि उनके जो आखिरी दिनों में उनके जो 10-12 जो टॉप के बंदे थे, यानी जो उसकी पार्टी का ख्वाजा आसिफ, राना तनवीर, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आज़म स्वाति, फवाद चौधरी, ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे वो कौन थे? ये थे मुस्तफ़ा जतोई, सिंध का आखिरी चीफ मिनिस्टर भुट्टो साहब का, इंतहाई उनके करीब तरीन साथी और दोस्तों में। सादिक कुरैशी उनका आखिरी चीफ मिनिस्टर, उनका ज़ाती दोस्त, और उनके घर भुट्टो साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ मिनिस्टर के घर मुल्तान में स्पेशल जाते थे, और उनसे उनके सिर्फ उनको विज़िट करने के लिए या उनको मिलने के लिए, जो कि ज़रूरत नहीं थी कि लाहौर के अंदर भी मुलाकातें होती थी। इतनी क़ुरबतदारी थी। बलूचिस्तान का आखिरी चीफ मिनिस्टर गौश बख्श रियासानी, और केपी में शायद नसरुल्लाह खट्टक थे। आप ये देखें कि इसके अलावा उनके जो राइट और लेफ़्ट साइड पे जो 2 बंदे बैठते थे, एक का नाम था हफीज़ुद्दीन पीरज़ादा जो उनके लॉ मिनिस्टर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, और दूसरी तरफ कौसन न्याज़ी जो थे तो रिलीजियस मिनिस्टर, लेकिन वो भी उनके ख़ास मजहबी या जो सियासी जमातों के साथ डायलॉग में ये उनके साथ बैठते थे। जो आखिरी दिन भुट्टो साहब के साथ जो मौजूद हो ये थे, ये सारे के सारे जो थे इस्टेब्लिशमेंट के प्लांटेड, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर आने वाले थे। इनमें कुछ प्लांटेड भी होते हैं, लेकिन कुछ ये होते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी का किस्मत का फैसला जो है एस्टेब्लिशमेंट हट के वो नहीं कर सकते। चुनांचे ये जो बंदे थे सारे ज़ियाउल हक साहब के साथ मिल गए। इवन उनका जो फर्स्ट कज़न जो उनका फेडरल मिनिस्टर था मुमताज़ भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, वो भी एस्टेब्लिशमेंट का चूँकि साथ उनका एक रब्ता था, वो भी ज़ियाउल हक साहब के साथ मिल गया। यानी कि भुट्टो साहब की पार्टी, अब भुट्टो साहब को फांसी नहीं हुई, अभी वो जेल में है, और ये इनकी पींगे इन्होंने ज़ियाउल हक साहब के साथ बढ़ा ली। अगर भुट्टो के पास बेनज़ीर साहबा ना होती या नुसरत भुट्टो ना होती, तो हकीकत यह है कि भुट्टो साहब का आज नाम और निशान ना मिलता। उनका जो बयानिया था, जो एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, या जो एक उनका एक जो सियासत का जो सख्त पार्ट था, वो बेनज़ीर ने लेके गई। कंप्रोमाइज़ उसने भी बाद में किया, लेकिन मजबूरी के हाथ, क्योंकि कोई चॉइस नहीं रही थी। लेकिन बावजूद भुट्टो साहब के बयानियों को उजागर करती रही। नुसरत भुट्टो बहरहाल साथ ही, बाद में वो पीछे रह गई, लेकिन बेनज़ीर लेके चलती रही। बैनी नवाज शरीफ साहब की पार्टी देखें कि इसकी पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आए। किसी ज़माने में चौधरी शुजात साहब थे, चौधरी निसार साहब थे, बड़े बड़े इनके 5 प्यारे थे, अब्दुस्तार लाले का, चौधरी अब्दुल गफूर साहब, ये सारे थे जो 90 से लेकर 93 तक बहुत उनकी टीम का अहम हिस्सा थे। जब ये एस्टेब्लिशमेंट ने उसका पार्टी पे शब खून मारा, ये लोग जो थे छोड़ के चले गए। इनमें और भी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब बाद में आ गए, जो जब वो वज़ीर आज़म बने, और वज़ीर आज़म के बाद जो है उनके अंदर आए, और ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये भी इनमें से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो गए। लेकिन असल वारदात हुई कि 97-99 के बाद जो इनकी एक हेड ऑन हुआ एस्टेब्लिशमेंट के बाद, तो सारी पार्टी के जितने बंदे थे जो आज नज़र आ रहे हैं शहबाज नवाज शरीफ के साहब के साथ, ये 97 के अंदर ये टॉप पे नहीं थे। इनमें इसहाक डार साहब थे जो 97 के अंदर टॉप पे थे, 1997 से 99 पर। बाकी जितने थे वो सारे के सारे जो है बाद में जो काफिली बनी, या वो सियासत के अंदर बहुत पीछे चले गए या काफिली के साथ चले गए। और ये इनमें से अक्सर जो थे काफिली के बड़े अहम रहनुमा बने। मियां अजहर साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब ने पंजाब का गवर्नर बनाया था, वो काफिली के सदर बन गए। फिर उसके बाद चौधरी शुजात साहब सदर बने। ये सारे काफिली में चले गए। तो आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उस वक़्त चूँकि ख़ुद अभी भरपूर मौजूद थे और सफ़ेदस्ती से नहीं मिटे थे, और उनकी ताकत भी थी और जवानी भी थी, तो अगर वो ख़ुद अपना बैन ना उठाते तो उनके भाई जो थे शहबाज शरीफ साहब, जब मुशर्रफ साहब ने उनको अप्रोच किया, तो शहबाज शरीफ साहब जो माइल नज़र आते थे कि जी उनको हमें मुफाहमत कर लेनी चाहिए। यानी कि अंदर खाने उनका दिल भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ माइल होता था
कुछ लोग प्लांटेड होते हैं, कुछ लोग माइल हो जाते हैं, या उनके साथ जिसको कहना चाहिए कि मुफाहमती अंदाज होता है, ज़िंदगी का शुआर होता है, नस्लों से आ रहा होता है, बाप दादा से। तो अब ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि जब नवाज शरीफ साहब ने 2018 में आके एक सख्त रवैया अपनाया एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हकीकत यह है कि सिवाय मरीम नवाज साहबा के एक आध और कर ले, चलो राना सनाउल्लाह साहब को मैं लाउंस दे देता हूँ, एक बंदा नहीं उस सगे भाई के साथ, जो कि सगे भाई समेत, जो कि उनके बयानिए के ऊपर उनके साथ डट के खड़ा हो, बल्कि उनको समझाते रहे कि हुजूर ये तो खतरनाक रास्ता, एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर, पार्टी बर्बाद हो जाएगी। फिर मरियम को खा मखा घसीटा गया कि मरियम ने बर्बाद कर दी। अब वो जो नवाज शरीफ साहब को जदोकोब करना चाहते थे या तरीके से तनकीद करना चाहते थे, उनके लिए आसान था कि मरियम साहबा के ऊपर अटैक कर दें और कह दें कि यही बर्बाद करने वाली है, यही एस्टेब्लिशमेंट लड़वाने वाली है। अब उसमें देखें, आप ये देखें कि अब ज़रा आ जाए 2022 के अंदर इनकी हुकूमत कायम हो जाती है। सगा भाई जो है, जो कि मुस्लिम लीग, जिसको उन्होंने खुद अपने हाथ से हवाले की, और हवाले इसलिए की कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ थोड़ा मुफाहमत करने के लिए, और वैसे भी उनके पास चॉइस नहीं थी। और वो ये मुस्लिम लीग थी कि जब नवाज शरीफ साहब ने 2018 के शुरू में पार्टी सदारत से माजूल किया गया, सुप्रीम कोर्ट मुझे याद आ जाता है, बाबर अहम तक याद आ जाता है कि किस ढिठाई से और किस बेशर्मी के साथ उन्होंने ये काम किए, जो आज हर जगह जस्टिफाई करते फिरते हैं प्राइवेट महफिलों में कि जी मैं बड़ा आहीन का पासदार था, क्योंकि हर बंदा अपने आप को अलाउंस देता है ना। तो आज का साकब निसार साहब अपने आप को अलाउंस दे रहे हैं, जरा बाजा साहब अपने आप को अलाउंस दे रहे हैं, जिसके अंदर पता चले कि वाकई उनके पास जो थी चॉइस नहीं थी और वो फंस गए थे या उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल जब साकब निसार साहब ने उनको माजूल किया, शहबाज शरीफ साहब बने, तो नवाज शरीफ साहब जिस बयानिए पे लोगों को उकसाया और लोगों के अंदर जोश जज्बा पैदा हुआ, वो था वोट को इज्जत दो, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा कि खलाई मखलूक जो है एक मौजूद है जो सामने नहीं है, लेकिन वो आती है और वोट की इज्जत उचक के ले जाती है, और हमने उससे वोट की इज्जत दिलानी है। शहबाज शरीफ साहब ने अनान इक़्तिदार से बाल थी। नवाज शरीफ साहब जब लंदन गए अपनी बीवी की बीमार पुरसी करने या उसका हाल लेने के लिए बेटी के साथ, तो पीछे से शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि खिदमत को वोट दो, यानी कि उसे जान छुड़ा ली कि वोट की इज्जत देने का मतलब था कि एस्टेब्लिशमेंट को अब ललकार रहे। एक फिक्रा था, उसकी हिम्मत नहीं थी मुस्लिम लीग नून की, जो शहबाज शरीफ साहब के ज़ेरे क़यादत इलेक्शन लड़ी थी। चलो खिदमत को वोट तो ना मिला कि हर जगह पे उनको शिकस्त उठानी पड़ी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के जो फैसले हैं वो अटल होते हैं, उनका अज़्म जो है समीम होता है, और जब वो कोई तय कर लेते हैं तो कर गुजरते हैं। चुनांचे वो इमरान खान को ले आए। अब मेरे लिए दिलचस्प स्टडी जो है, ये सारा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है कि इमरान खान साहब को असल मेरा मौजू है, लेकिन उससे पहले चूँकि शहबाज शरीफ साहब को मैं निपटाता जाऊँ कि जब 2022 के अंदर हुकूमत बनी, तो अब हैरान होंगे कि सगा भाई नवाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म और उनकी सारी पार्टी के अहम रहनुमा वज़ीर, लेकिन सारे के सारे जो थे, इनको बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड नवाज शरीफ, ये दिलो जान से एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। उसकी वजूहात वो ज़रूर बताते होंगे कि जी उसकी वजूहात ये है, अकल का तकाजा ये है कि जो एस्टेब्लिशमेंट से टकराता है ख़त्म हो जाता है, आपकी स्पेस ख़त्म हो जाती है, हमारा झगड़ा इमरान खान से है। ये सारे दलाइल, जैसे मुझे मरीन नवाज साहब ने कहा कि अगर हमने ये तहरीक अदम-ए-एतमाद ना लाई और यही माल उन्होंने नवाज शरीफ साहब को बेचा, दिसंबर 2021 की बात है, और फिर जनवरी के अंदर यही मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर साहब, सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई, शायद खान अब्बासी साहब से हुई, तो सबको ये माल बेचा गया कि जी इमरान खान साहब फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे 29 नवंबर 2022 को, और फिर 6 साल की मुदत में वो जो है 2028 का इलेक्शन है वो भी हमारे हाथ से जाता रहेगा, और फिर हम जो है ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। ये सारी की सारी बातें जब मैं सुनता था तो उन्हें यही कहता था कि हुजूर फौज के अंदर जो है एक इदाराती सोच होती है, वो कोई भी चीज़ बन जाए उन्हें करना वही है। लेकिन बहरहाल उस वक्त भी ये सारे उम्मीदें बांध बैठे थे एस्टेब्लिशमेंट में कि जी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, और जब वो हुकूमत बनी तो ये सारे जितने वो अपने आप को दलाइल देते रहे या जवाब पेश करते रहे, उसके अंदर लबे लबाब इतना था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मुफाहमती जहन था, और नवाज शरीफ साहब के साथ एक बिट्रेल था। नवाज शरीफ साहब समझते नहीं समझते, मुझे तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन पार्टी का नवाज शरीफ साहब के साथ ये बिट्रेल था
कि उन्होंने एक ऐसा जाल फेंका जिसमें नवाज शरीफ साहब की सियासत आज बर्बाद होकर रह गई है। हो सकता है अब जब उन्होंने अपनी सियासत की हालत इज़ार देखे तो कहते हुए कि इन्होंने मुझे बेट्रे किया। ये वो सारे वो सीजर के ब्रूटस थे जो कि पीस के पीछे खबर घुपने वाले थे। मैं ये नहीं कहती इनकी नीयत बदनीयत थी, इनके हर एक अपने मसाइल होंगे, मुकदमात होंगे, किसी को हुकूमत में आने की चाहत होगी, मिल मिला के उन्होंने ये भेज दी। लेकिन जो बात मेरा पॉइंट वो ये है कि जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में वो एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी थी। क्या अजीब बात नहीं है कि सगा भाई आपका वज़ीर आज़म हो और वो आपकी पार्टी ना हो, एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी इक़्तिदार में हो। और यही बात है कि जो है इसका फिर ज़ाहिर है कि जो कुछ नताई निकले वो हमारे सामने। अब मेरा मौजूद जो है वो ये है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गया। अब ये ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब के हालात इनसे भी दर्दनाक और भयानक थे। भुट्टो साहब का एक टिकट भी पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के 90% टिकट नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी के दिए, अपने बंदों को दिए। 3, 4, 2, 5% टिकट जो है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नहीं दिए, जैसे जावेद हाशमी साहब इस तरह के लोग, और 2-4% टिकट एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे दे दिए होंगे। लेकिन जो उनकी जो पार्टी की जो असल जो कोर है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने टिकट खुद दिए। अब इमरान खान साहब को देखें कि 2018 के 90% टिकट जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिए हैं, MPS के भी और MNS के भी। 2013 में भी तहरीक इंसाफ के टिकट बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट ने दिए हैं और एक एक का नाम मैं जानता हूँ। लेकिन उस वक्त फिर भी इमरान खान साहब के अपने बंदे भी थे, और जिनको नहीं दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इमरान खान साहब के पुराने लोग थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बतले हुर्रियत नहीं बन सकते थे। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो जेन्युइनली तहरीक इंसाफ के साथ बड़े सिंसियर हैं, उनका फ्यूचर है बड़ा ब्राइट है। इमरान खान साहब की नाअहली की सूरत में उनको अपना मुस्तकबिल ताबनाक नज़र आता है। वो 2 साल पहले, अभी इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, 1 साल पहले तो वो अपने उर्स के ऊपर कह रहे थे कि बड़े जल्द आपके भाई का नाम जो है कराची से लेके चतराल तक फैलने वाला है। तो उनके ज़हन में यही था कि एक वक्त आने वाला है जब वो तहरीक इंसाफ संभाल के बैठे होंगे। लेकिन इनकी नस्ल दर नस्ल जो है वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के मुतीय फरमान रही है। फिर उसके बाद जितने बंदे असद उमर साहब हैं, सिक्का बंद एस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, उनके इसलिए कि उनके वालिद जर्नल पर उनको रवाबतें हैं और उसमें इतराते हैं, उनके मुलाकातें होती रहती हैं। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से उनको प्लांट किया, लेकिन उनकी एक जज्बा हुर्रियत जो है एस्टेब्लिशमेंट के बाद शुरू होता है। फिर फवाद चौधरी साहब तो हमेशा आपको देखा कहाँ मुशर्रफ साहब की पूरी उन्होंने क्या क्या नहीं किया उनके लिए, और कुछ से सीना तान के और डंके की चोट पे हमायत की, और पूरे का पूरा अपने तल्लकात जो उस पर उतराते थे। अभी न्यू एंट्रेंट जो है, नई भर्ती जो है, परवेज़ इलाही साहब, मुशर्रफ साहब को कहते थे वर्दी में भी इसको इलेक्ट करवाएंगे, और जब भी आएगा इलेक्ट करवाएंगे, वर्दी उतारने नहीं देंगे। ये वो तकरीरें करते थे वज़ीर आला होने के नाते से। आज भी बाजवा साहब ये गुण गाते हैं, इमरान खान साहब के साथ शेख पाव हुए, सब कुछ हुए, लेकिन ये लोग हैं, ये प्लांटेड लोग हो सकते हैं मेरे नज़दीक। आज़म स्वाति नाज़िम बना मानसेरा का, पता कर लें किसके साथ जोड़ तोड़ करके बना। ये ख़ास फौजियों के इलाके हैं, मानसेरा, काकूल, एबटाबाद, ये सारे छावनी हैं, ये सारे बड़े सेंसिटिव इलाके हैं। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पता नहीं हिल सकता। इन्होंने बड़े किए, वहाँ पे $1 मिलियन का चेक भी दिया 2005 के ज़ल्ज़लों में। ये वही बंदा कर सकता था जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि मेरे जैसा करता है तो मुझे एक 420 के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता फ्रॉड के अंदर, कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान को $1 मिलियन का फ्रॉड चेक दिया, जाली चेक दिया ज़लज़ला ज़ंदगान के लिए, खबर छपाने के लिए। लेकिन चूँकि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे थे, बच बचा गए। फिर इनको टिकट से फजल रहमान साहब से और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन वहाँ से इनको स्पेस मिली, इन्होंने सैनेट का टिकट ले लिया, फिर वज़ीर बन गए। फिर उसके बाद हर हुकूमत में एक्टिव रहे, फिर उस पार्टी की हुकूमत के अंदर उन्हीं की नुमाइंदगी करते थे। अब अगर शेख रशीद या फवाद हुसैन चौधरी या आज़म स्वाति ये कहें कि वो फौज को तड़ी लगा के गए हुए हैं, या असद उमर साहब जो आजकल बड़े ललकार रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी ललकार रहे हैं, तो ये आंखों में धूल आप तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, जो सियासी तौर पर नाबल्द है, नाअहल है, उसको बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये लोग तहरीक इंसाफ में अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए और इनको प्लेस, क्योंकि जो बंदा इस वक्त जिसको गिरफ्तार किया जाता है तहरीक इंसाफ को, वर्कर जो है उसको सर आंखों में बिठाते हैं, जो को होना भी चाहिए। उनको ये अंदाज़ा नहीं कि इतनी एवेल्यूशन की पावर जब उनके चेयरमैन के पास नहीं है। क्या वो आज़म स्वाति का कैप्टन हो चुका, उसका ख्याल है आज़म स्वाति ने बड़ी बड़ी जो है कुर्बानियाँ दी हैं। क्या कुर्बानी दी कि एक जो बंदा जो है, जिसको इतनी शर्म नहीं आती कि एक वीडियो जो है उसके घर आई है, उसकी बेटी को हुई है बकौल उसके,
और वो लोगों को बता रहे हैं कि मेरी बीवी के साथ मेरी गंदी वीडियो बन गई है, और कोयटा के जिस जगह का नाम बताया बाद में पता चला कि वो जाली है और झूठी है, कि लॉजेज है उसके अंदर इसको ये इससे कभी रिहाइश रखी नहीं थी। लेकिन इमरान खान साहब ने समझा कि वाकई इनको बड़ा बेचारों को घसीटा गया, मारा गया। ये को हकीकत ये है कि इनको ये सिर्फ उन सारे बंदों को एस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराया जा रहा है जिन्होंने तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, हर एक को पता, हर एक को मालूम है इमरान खान साहब समेत कि चंद हफ्ते बाद वो नाअहल भी हो रहे हैं और मुकदमात भी उनके खिलाफ तंग हो रहे हैं अगले महीने चंद तक, और जो तहरीक इंसाफ बनेगी ये उनके काबू में चली गई है। यानी कि पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के काबू में चली गई। जो हुकूमत की उन्होंने, जो जरदारी साहब के पास है, जो भुट्टो साहब के वक्त में जो बंदे थे वो भी एस्टेब्लिशमेंट के, बेनज़ीर साहबा के साथ ने जो टीम डेवलप की वो भी एस्टेब्लिशमेंट को चली गई, नवाज शरीफ साहब ने जो पहले टीम डेवलप की वो भी चली गई एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये जो अब पार्टी है, ये पार्टी तो हुकूमत करती रही हमारे ऊपर 2013 से लेकर 2017 तक, 2018 तक। और ये पूरी पता चला कि नवाज शरीफ साहब जब एक ही मामले में उन्होंने स्टैंड ले लिया, उनका ख्याल था कि अगर वो ना मानते तो शायद तो इन पार्टी में इन सबको निकाल देते, जो एक नया स्यापा पड़ जाता, और वो था आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट पे। तो उसमें सारी पार्टी बाजमात नवाज शरीफ साहब कह रही थी कि इनको ना बनाए, जाए बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे। कुछ लोग जो थे जनरल साहिर शमशाद के हक में थे। अब मतलब ये है कि आप ये देखें कि इमरान खान साहब के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी पार्टी, मैंने गिन के बताया है, नंबर 2 से लेके नंबर 20 तक, 2-3 को छोड़ के सारे एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, सारे उनके हाथ में खेल रहे हैं। कुछ इमरान खान साहब जो है कुछ के बारे में खुद नरम रहे कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट मिलाते रहे। अब उन्होंने देखा कि कुछ लोग बहुत एक्सपोज्ड हैं एस्टेब्लिशमेंट के नाते से। असद उमर है, आजम स्वाति है, फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, ये इवन तहरीक इंसाफ के भी कुछ पुराने बेचारे, जैसे कि अब तो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, हो सकता है उनकी कोई वीकनेस पता चल गया एस्टेब्लिशमेंट को। असद कैसर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो भी अंदरून खाने उनके साथ जितने मूत्री बातें हैं फिट हैं। तो अब इमरान खान साहब की सारी पार्टी जो है अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी सुनते जाएं, ताज़ा बताज़ा। अब मरीम नवाज साहब आई हैं ना, आपने देखा है कि पूरी मुस्लिम लीग नून जो हुकूमत में है वो उनसे कनी कतरा रही है। यानी कि नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज साहबों को अभी भी उस एस्टेब्लिशमेंट ने दिल से माफ़ नहीं किया। अब इमरान खान साहब को जो नुकसान है, जो भुट्टो साहब को, नवाज शरीफ को था, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद, अगर वो भी ख़ानदान पूरे का मारी जाती तो आज शेख मुजीबुर रहमान का नाम निशान न होता। यही कुछ है सम एक्सटेंट। हालांकि कंप्रोमाइज है जरदारी साहब, एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेलते हैं, खिलौना है, लेकिन चलो कुछ बिलावल ने कुछ ना कुछ पार्शली जिंदा किया हुआ है। और नवाज शरीफ, अगर मरीम नवाज ना होती, सिसक के देखते कि पाकिस्तान में उनका क्या मजाक उड़ाया जा रहा है। और अब देखें कि वो बेचारी पूरे पाकिस्तान के तूल से फिर रही है। वो बयानिया में भी कभी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, कभी सख्त करने की कोशिश करती है। पार्टी अंदरून खाना उन्होंने नेज़े की अन्नी पे रखा हुआ है। प्राइवेटली जितने लीडर हैं इस वक्त, जो फेडरल मिनिस्टर जब मिलते हैं तो वो ये समझते हैं कि मरियम उनकी की कराई ज़ाया करती फिर, हालांकि उसमें कभी कोई बात नहीं की। उसकी सिर्फ आमद जो है, उसके जलसे करना जो है, वो की कराई ज़ाया हो रही है। तो ये हाल करते हैं कि बज़ाहिर पार्टी नवाज शरीफ की है, इस्तेमाल में एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब एग्जैक्टली यही वक्त आप पे आने वाला है। आपका नाम लेने वाला कोई है नहीं, आपका बयानी उठाने वाला कोई है नहीं। जिस दिन आपके साथ तो सब कुछ ऐसा होगा, नाअहली के बाद आपकी जुबान बंदी हो जाएगी, आपका तो नैरेटिव जो है वो भी कोई नहीं लेके चलेगा। नवाज शरीफ साहब तो मरियम नवाज साहब की मौजूदगी में भी उनका नैरेटिव जो है, टीवी चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा है कि मरीम नवाज साहब की भी तकरीर नहीं दिखाते थे। ये हम खुद देख चुके हैं। वो क्यों, कोई पाबंदी नहीं है। जमहूरियत इमरान खान साहब की, वो जिसमें प्रेस की बड़ी आज़ादी थी, मरीम नवाज साहब की तकरीर कोई नहीं दिखाता था। चूँकि उनको शर्म भी आती थी कि कोई पूछता था क्यों वो नहीं दिखाते, तो कभी एक दफ़ा शक्ल दिखा दी, कभी एक फिक्रा, कभी कोई, बस वो भी जियो की हद तक, एक आध टीवी की हद तक। तो ये सूरत है, ये बड़ी एक तकलीफ की सूरत हाल है। ये बहुत ही तकलीफ की सूरत है। इमरान खान साहब ये आपके सामने है। ये आपने जब बुज़दार का एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको तब पता चल गया था कि बुज़दार की जगह आप जिसको बनाते एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ फिट हो जाती। चाहे शामिल कुरैशी था, चाहे वहाँ पे जहांगीर तरीन बनाते, अगर वो सारे क्वालिफाई करते, अलीम खान बनाते, असलम इकबाल साहब बनाते, जिसको मर्जी बनाते,
एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट हो जाते हैं, जैसे आपके फेडरल मिनिस्टर, आपकी आजकल के सारे बंदे फिट हैं। ये जो शौकत तरीन है ये भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ फिट हैं। ये सारे ऊपर से अब हो रहा है जी कि किसी तरीके से वो अपनी बेल करा लें, उन बताया जा रहा है जी आपके खिलाफ मुकदमा बनना है ताकि वो बेल करा लें, अरेस्ट ना हो। वो शहबाज गिल को भी उन्होंने जो आउट ऑफ टर्न पकड़ लिया है और वो उसको पॉपुलर बनाना नहीं था, उससे उन्होंने बहुत सारी मालूमात इमरान खान साहब के खिलाफ लेनी थी जो ले ली हैं। अप्रूव बनाना था इमरान खान साहब के खिलाफ, उनकी सारी गंदी अच्छी सारी मालूमात शहबाज गिल ने उगल दी है, इसलिए तो इमरान खान साहब ने उनको फासले पर रखा हुआ है। और मत भूलें कि इसाक डार साहब जो आजकल फिर आए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के, तो इसको कबूल नहीं किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन ये भी कोई इतने हिम्मत वाले नहीं है क्योंकि टेक्नोक्रेट हैं। चुनाचे जब 2000 में पकड़े गए 1999 के मार्शल के बाद मुशर्रफ वाले, तो इसलिए वो सारे बातें बेचारे क्रैप्स कर गए। ये जब भी सख्त दिन होंगे तो ये नहीं रह सकते क्योंकि टेक्नोक्रेट हैं, इसलिए ये इधर हो या उधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी आप सबको देख लें, वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो ट्यून्ड अप है। और यही बात इमरान खान साहब, ये सारे लेसन आपके लिए है। हकीकत यह कि तहरीक इंसाफ वाले देख के उनको बता दें कि हजूर आज आप पार्टी में बिल्कुल अकेले हैं, और उनको इस बात का शायद अंदर से एहसास हो चुका है कि 2-2.5 महीने पहले सियालकोट के जलसे में अभी वो ज़ख्मी नहीं हुए थे, उससे 3-4-5 दिन पहले सियालकोट गए थे जब उनको उन पर कातलाना हमले से पहले, तो उन्होंने वहाँ पे जलसे में कहा था कि मेरी पार्टी के बंदों के सामने मैं कोई पॉलिसी और फैसला नहीं करता कि जाके एस्टेब्लिशमेंट को बता देते हैं या ये मेरा फ़ोन टैप कर लेते हैं। ये बातें सारी हमने सुनी थी जलसे में, हमारे कॉलेज के अंदर जलसा कर रहे थे, ये मैंने खुद उनका लाइव जलसा सुन रहा था यहाँ टीवी पे। तो चुनाचे ये असल सूरत हाल है कि क्या अल्लाह का अजीब निज़ाम है कि इमरान खान साहब की पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है। इधर इमरान खान साहब आँख ओझल, उधर सियासत में पहाड़ ओझल, क्योंकि पार्टी जो है इसे मैं कहता हूँ कि वो इक़्तिदार में इसको लाएंगे और ज़रूर लाएंगे, और वो पार्टी उसी तरह उन्हीं की होगी जैसे आज शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत PDM और पीओस पार्टी और सारी पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक है। ये हालात, किस्मत, पाकिस्तान क्या कहना चाहिए, आयरनी ऑफ फेट कह लें या सितम ज़रीफ़ी, वमा अलैना इल्लल बलाग।